हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो आज आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। हम लोग ने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा। हम लोग ने 14th फाइनेंस कमीशन पढ़ा था। आप सभी का टॉपिक तो वो आ ही चुका होगा, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं 14 फाइनेंस कमीशन के। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन के पहले जितने फाइनेंस कमीशन बने, मतलब 13 तक के जो फाइनेंस कमीशन बने, उनके इवैल्यूएशन किए गए। उस इवैल्यूएशन में से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो उन्होंने हाईलाइट करके हमको बताया। तो आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है, रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट हैव बीन फाउंड टू बी इनएडिक्वेट. In the first place, it has been said that the allocation of financial resources between the center and the state is such that the resource assigned to the state have to prove be inadequate to enable them to discharge the responsibility and the function. जो भी रिसोर्सेज सेंटर और स्टेट में बांटा गया है, हम लोग के दो टाइप के हम लोग के दो टाइप के डिवीजन है। एक हम लोग का सेंटर का डिवीजन है, दूसरा हम लोग का स्टेट का डिवीजन है, और दोनों में इक्वलिटी में रिसोर्सेज बांटे जाते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि सेंटर को हमेशा ज़्यादा रिसोर्स मिलता है और स्टेट को जितना ज़रूरत है इतना रिसोर्स प्रोवाइड नहीं होता। ओके, second, these resources have been found to be static and inelastic, whereas the center resources have been highly elastic and productivity. जो resources state को मिले हैं वो स्टैटिक है और इनइलास्टिक है। स्टैटिक का मतलब होता है वो चेंज नहीं होता, जितना ज़रूरत है उतना वो चेंज होता नहीं है। जबकि जो सेंटर को रिसोर्स मिला हुआ है वो हमेशा टाइम पीरियड के साथ साथ चेंज होता जाता है। इट हैज़ बीन आर्ग्यू बाय द स्टेट बिफोर द वेरियस फाइनेंस कमीशन दैट इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस एंड इनएडिक्वेसी and inelasticity of these resources, there should be a greater devolution of the resources of the state. हमेशा अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम को जो है वो दो साइड से देखा कि ये रिसोर्सेज का कमी क्यों हो रहा है। तो स्टेट ये बोलता है कि अगर आप डेवलपमेंट के साथ साथ हमको ये भी बोलोगे कि इकोनॉमी को भी डेवलप करो, उसके साथ साथ ये रिसोर्सेज को भी यूज़ करो, तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप करते जाओगे तो डेफिनेटली रिसोर्सेज थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा ही होगा। तो इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि दूसरे साइड से फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि जितना रिसोर्स उनको दिया जा रहा है, यानी जितना रिसोर्स स्टेट्स को प्रोवाइड करता जा रहा है, स्टेट्स उसको अच्छे से यूटिलाइज कर ही नहीं रहा। स्टेट जानबूझ के उसको कम दिखाते जा रहा है और बहुत ही लिटल एफर्ट, बहुत ही कम एफर्ट लगाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। The various finance commission on the other hand and expressed the view that the state have been made very little effort to raise resources from the agriculture sector during the planning period. मैंने जो अभी बताया वही कि स्टेट जो है वो जितना पैसा मिल रहा है, जितना रिसोर्स मिल रहा है, उस रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ये फाइनेंस कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। A point which requires emphasis that the structure of the state tax is such that the tax revenue do not respond adequately to the growth in the national income. ये सारी चीज़ों में से हमको यही पता चलता है, यानी जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूरे पॉइंट में है वो है कि जितना ज़रूरत है हम लोग के ग्रोथ के लिए, नेशनल इनकम की ग्रोथ के लिए, उतना स्टेट हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा। बस इसमें से हमको यही नतीजा मिल रहा है। सेकेंड, ग्रोविंग डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट. The utter dependence of the state on the center for necessary resources and the existence or donor-recipient relationship between the tax authority, which is very irritating to stress, inimical to healthy functioning of the federal constitution. हमने अभी ही पढ़ा कि सेंटर का जो रिसोर्सेज रहता है वो काफ़ी इलास्टिक रहता है, जबकि स्टेट का रिसोर्सेज उतना इलास्टिक नहीं रहता, वो चेंजेस के हिसाब से चेंज नहीं होता। तो इसकी वजह से स्टेट को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? सेंटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि अगर स्टेट के पास पैसे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो गवर्नमेंट को स्टेट को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से ही अपने रिसोर्सेज को अवेल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है स्टेट के लिए। Taking revenue and capital receipt together, the state receive about 50% of total of revenue capital received from the center assistant. But what is particularly noteworthy is fact that more than 2/3 of financial resources from the center to the state are of non-statutory कैरेक्टर और रिसोर्स। ओके, यहाँ पे आपको ये बताना जा रहा है कि हम लोग के जो भी रिसोर्सेज आते हैं, मतलब सेंटर से जो रिसोर्सेज स्टेट को प्रोवाइड किए जाते हैं वो 50% या फाइनेंशियल रिसोर्सेज के 2/3 पार्ट रहता है। लेकिन जो भी रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व रहते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर किसी का कोई पावर नहीं है, मतलब वो बिन मतलब का ही यूज्ड है। ओके,
and resulting in a donor recipient relationship between the two. This dependence is irritating and humiliating to the states. इसकी वजह से स्टेट को ऐसा लगता है कि सेंटर जिसको जो हेल्प करना चाहिए वो हेल्प नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरों के बीच में दुश्मनी लेके आ जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, रिसोर्स प्रोवाइड होने के बाद भी स्टेट उतना काम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। वो जानबूझ के चीज़ों को इग्नोरेंस करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो कितना भी काम कर ले, लास्ट में बिल किसके नाम पे फटना है, डेफिनेटली स्टेट के नाम पे फटना है। यही बोलेंगे कि तुमको रिसोर्स दिया गया लेकिन तुमने रिसोर्स यूज़ नहीं किया, जबकि जो उन लोग ये नहीं देख रहे कि जो रिसोर्स उन लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिसोर्स नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो वो फ़ायदा ही क्या है उसका, मतलब अगर पावर ही नहीं है तो आप उसको यूज़ क्यों करोगे। ओके, थर्ड आपका दिया हुआ है डिमांड फॉर द ग्रेट स्टेट ऑटोनॉमी। The natural corollary from the point above has been growing demand for more and more state autonomy and fresh look at the entire scope of the distribution of financial resources between the central and the state। अब इन सब ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी आती जा रही है और सेंटर और स्टेट दोनों यही बोल रहे हैं कि हमको अपनी खुद की ऑटोनॉमी दे दो, मतलब हम अपने स्टेट को खुद चलाएंगे, हम अपने सेंटर को खुद चलाएंगे। तो इसकी वजह से ज़्यादा डिमांड उनके ऑटोनॉमी के ऊपर आता जा रहा है। फोर्थ दिया हुआ है रीजनल डिस्पैरिटीज। इट हैज़ बीन सेड दैट इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू द वीकर एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्कीम of devaluation is not been able to reduce regional disparities in appreciable manner। हम लोग की फाइनेंस कमीशंस क्यों बने, हम लोग का मेन एम क्या था, तो जो भी पीछे के एरिया से, बैकवर्ड एरिया से या लोअर क्लास एरिया से उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, उनको मोटिवेट कर दिया जाए ताकि हम लोग का वो स्टेट भी डेवलप्ड हो और हमारा इकोनॉमी भी धीरे धीरे डेवलप्ड हो। लेकिन क्या अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी में हो रहा है? डेफिनेटली नहीं हो रहा। रीजनल डिस्पैरिटीज़ आज भी हो रही है, यानी जो स्टेट्स अच्छा खासा डेवलप्ड है उसको और डेवलप्ड करते जा रहे हैं, लेकिन जिसको रियल में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो रियल में बैकवर्ड एरिया से, उनको पूरी तरीके से इग्नोरेंस कर रहे हैं। इसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्या होगा कि काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे, मतलब अभी समझो 100% का पॉपुलेशन है, उसमें से 60% लोग एजुकेटेड है, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, लेकिन बाकी के जो 40% है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही। इकोनॉमी आधा आधा डेवलप्ड होता जा रहा है, तो हम लोग किस तरीके से डेवलप कंट्री माना जाएगा। ओके, फिफ्थ हम लोग का है सेकेंडरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन हैज़ टू रिकमेंडेड ओनली द स्टैट्यूटरी ग्रांट वाइल द डिस्क्रिमिनेटरी और डेवलपमेंट ग्रांट आर रिकमेंडेड बाय द प्लानिंग कमीशन एंड इट इज़ लेटर दिस टाइप ऑफ ग्रांट विच एट प्रेजेंट डोमिनेट इन द फील्ड। हम लोग का फाइनेंस कमीशन हमेशा सेकेंडरी रोल ही प्ले कर रहा है। फर्स्ट रोल कौन प्ले कर रहा है, तो प्लानिंग कमीशन। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि अगर फाइनेंस रहा तो ही आप प्लानिंग कर सकते, फाइनेंस नहीं रहा तो आप प्लानिंग किस तरीके से करोगे, डेफिनेटली। तो इसकी वजह से अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन को फर्स्ट स्टेप पे लेके आएंगे तो हम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है और हमारी जो भी डिस्पैरिटीज़ है, जो भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, वो सारी क्लियर आउट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ रिकमेंडेशन का। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।